Okay, now students, we will continue to question number 11. Question number 11 ये कह रहा है, in the given figure AB is parallel to DC. Okay, अच्छा AB इसके पैरेलल है, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत दूर दूर बने हुए हैं, तो पैरेलल तो है ना, AB इसके पैरेलल है क्योंकि ये दोनों कहीं भी मीट नहीं करेंगे। आप अगर इसको आगे एक्सटेंड भी कर दोगे तब भी कहीं भी मीट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, इस एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्या दिमाग लगाया जाए भाई? इसमें दिमाग ये लग सकता है कि एक काम करें, इसमें मैं सी डी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी डी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हैं क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अब बड़े ध्यान से सुनना बात जो बता रहा हूँ। जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, तो बेटा ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को क्या कहते हैं हम? तो आंसर है, इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिनकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन सेम रहती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जिसको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है एंगल्स को लेकर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाइए और वन बाय वन अपने एंगल्स के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो यहीं कुछ मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है मुझे। सुनो, अगर ये सी डी पैरेलल है ए बी के, जहाँ पे ये अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, मान लो ई तक, ई ए बी सी डी ई एफ़ तक, मैंने सी को एक्सटेंड कर दिया एफ़ तक। ठीक है, तो ये क्या बन गई मेरे लिए, एक ए ई ट्रांसवर्सल है ना, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मैं क्या बोलूँगा? तो आंसर है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ई ए बी इज़ इक्वल टू एंगल ई एफ सी। रीज़न है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ई एफ सी की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री हो गई। ठीक है ना, एंगल, इस वाले एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 50 डिग्री। अच्छा, हमने बेटा एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी सर? उस प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो सर यहाँ पे हमें ये ट्राइंगल सा दिख रहा है ई एफ सी, जिसमें एक ही हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है मेरा, एंगल ई सी डी इज़ इक्वल टू एंगल, इसका मैं सीधे सीधे नाम लिख दे रहा हूँ, एक्स प्लस 50 डिग्री। ठीक है ना, ये जो दो अपोजिट एंगल है ना, ये एंगल इससे मिलता हुआ नहीं होना चाहिए कोई भी, मतलब इसके अपोजिट हों एंगल्स, है ना, एक्सटीरियर एंगल के। तो एंगल ई सी डी की क्या वैल्यू है, 100, मैं 50 यहाँ ले आऊँगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 50 डिग्री। क्लियर है? तो मैंने बस ये क्या करा, मैंने अपने पुराने कंसेप्ट को लेके डायग्राम को पढ़ा और थोड़ा सा जुगाड़ लगा के, तिकड़म लगा के, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके मैंने एंगल की वैल्यू निकाल ली। तो 50 डिग्री आ रहा है, तो इसमें मुझे कहीं दिख रहा है 50 डिग्री, हाँ ये रहा, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएँ। बेटा अगला क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लें। सप्लीमेंट्री एंगल सबको मालूम है, सम ऑफ टू
सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री एंड द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू एंगल्स जिनका मेजरमेंट इतना है, इफ़ ईच वन इज़ द सप्लीमेंट ऑफ द अदर, अगर दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, अगर सप्लीमेंट हैं इसका मतलब ये है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। देखते हैं, देखो एक एंगल का नाम मुझे है दे रखा है 25 माइनस ए, ठीक है, और एक एंगल का नाम है 135 प्लस 2a, ठीक है ना। इन दोनों का सम मुझे कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, ये एक दूसरे के क्या हैं सप्लीमेंट हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसका सम हो जाएगा हमारा कितना 160 और ये हो जाएगा प्लस का a इक्वल टू 180 डिग्री और a की वैल्यू क्या आ गई बड़े आसानी से 20 डिग्री। ठीक, ये आ गया मेरा 20 डिग्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट का मतलब होता है। हो सकता है यहाँ पे कहीं कॉम्प्लीमेंट्री का भी आंसर क्वेश्चन वगैरह हो, तो ये रहा देखो मिल गया। पहले 14 कर लें, उसके बाद 13 कर लेंगे। ठीक, 14 क्या कह रहा है, इफ़ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। अच्छा, अब ये रेशियो में फिर से मैं बता रहा हूँ, रेशियो में हैं ये एंगल्स, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, लेट द एंगल्स बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स। तो एक एंगल हो गया एंगल 1, एक हो गया 7x और एंगल 2 क्या हो गया 11x। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अभी हमने कंसेप्ट समझा है। इन दोनों एंगल्स का सम, दो एंगल्स का सम किसके बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब 7x प्लस 11x इक्वल टू 90 डिग्री एंड 18x इक्वल टू 90 डिग्री। देन x की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिग्री, है ना। अब क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द एंगल्स आर। अच्छा, एंगल्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई ना, तो एंगल 1 हमने क्या माना था 7x, तो 7 इंटू 5 35। एंगल 2 कितना 11x, तो 11 इंटू 5 55। ये दो एंगल्स आ गए मेरे पास। देखो कहाँ है, देखते हैं इसमें 35 और 55, ये रहा। क्लियर है सबको। तो एक ही आसान वाला क्वेश्चन था। अब आ जाओ 13 पर। 13 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, समझते हैं इसको। 13 क्वेश्चन ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अच्छा, ए बी इसके पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, इस वाले एंगल की मुझे वैल्यू निकालनी है और ये दो एंगल की वैल्यू मुझे गिवन है। अच्छा, देखो बेटे, एक काम हो सकता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ई एफ, है ना, जो कि पैरेलल होगी ए बी के और सी डी के, अपनी तरफ से, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सेम लाइन ई एफ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब इसको यहीं समझ लें। सुनो, ए बी अगर पैरेलल है ई एफ के, तो बी ओ क्या है एक ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में किसके बराबर, मतलब क्या बोलेंगे इसको, यस, तो आंसर है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री हो गया।
अब अगर ई एफ पैरेलल है सी डी के तो डी ओ क्या है, एक ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम रिलेशन क्या है, तो आंसर है सर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो गया। अब ये कंप्लीट कितना हो गया तो वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ तक समझ में आई बात। अब हम कॉपी में करते हैं इसको। हाँ बेटा, तो ये वाला एंगल मैंने कितना बताया 40 और ये बताया 35 डिग्री। रीज़न हमने समझ लिया था कि ये ई एफ है, ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो बी ओ क्या है, एक ट्रांसवर्सल। ये बात हमें दिखाई दे रही है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करा भी है, मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाले एंगल्स क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सेम एज हियर, ठीक। और ये कंप्लीट एंगल कितने का हो गया, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा ये पूरा एंगल, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे बेटा एक कंप्लीट एंगल पूरा कितने डिग्री का होता है, एक कंप्लीट एंगल पूरा कितने डिग्री का होता है, तो आंसर है इसकी वैल्यू होती है सर 360 डिग्री। क्या होती है इसकी वैल्यू 360 डिग्री। तो अगर मुझे ये इतना एरिया चाहिए, इतना एंगल चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए पूरा कंप्लीट एंगल हो गया ना। मेरे पास इतने एंगल की वैल्यू तो आ गई है, कितनी, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये 75 डिग्री होगा, और मुझे इतना चाहिए, खाली इतना। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं 360 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूँ, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 का और इतना मुझे मालूम है, तो अगर मैं पूरे 360 में से सिर्फ इतना एंगल को माइनस कर दूँ तो मेरे पे बची हुई एंगल की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है बात 5। और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट कर देना मुझे, मैं इसका एक सेपरेट क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। तो ये 5 आ गया यहाँ पे, 10 में 5 या 5, 15 में 15 और ये 285 डिग्री है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एंगल x की वैल्यू आ गई 285 डिग्री। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है हमें, हाँ है तो सही। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। क्योंकि देखो अगर कंप्लीट एंगल 360 है और मेरे पास मान लो इतनी एंगल की वैल्यू पहले से गिवन है और मुझे इतना एंगल फाइंड करना है, तो मैं इस पूरे में से इतने को माइनस करूँगा ना, तभी तो बचे हुए की वैल्यू निकलेगी। सोचने वाली बात है ना। तो एक ही आसान वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इसमें दिमाग लगा है थोड़ा सा, है ना। तो 14 हम कर चुके, 15 पे आ जाओ। 15 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ओके, हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। कहाँ एक्स और वाई, ये रहे। ये तो मुझे बहुत आसान सा लग रहा है। सुनना यहीं सॉल्व हो जाएगा, या अगर होने को होगा तो। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो पी क्यू क्या है, एक ट्रांसवर्सल। कॉपी में बना लें इसको एक बार और क्लियर हो जाएगा। सुनो बेटा ध्यान से, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो पी क्यू क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है बेटा मेरे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। समझने वाली बात है ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि अगर ए बी पैरेलल है सी आर के और पी क्यू क्या है, इस ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर के रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, या फिर कह सकते हो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, पी क्यू आर की वैल्यू हो गई आपकी 50 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, 50 डिग्री। डाइजेस्ट हो रहा है यहाँ तक अच्छे से। अब ये तो मेरे पे 50 आ गई भाई, ये मुझे पता करनी है। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, सुनना ध्यान से। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है।
पी क्यू आर में एंगल पी आर डी इज़ इक्वल टू एंगल, अंदर वाले ये दो एंगल, इसको मैं कह सकता हूँ y प्लस 50 डिग्री। रीज़न इसमें जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। एंगल पी आर डी की वैल्यू तो मुझे पहले से ही गिवन है 127 डिग्री y प्लस 50। अब यहाँ से आराम से निकल जाएगी एंगल y की वैल्यू कितनी, 7, ठीक है ना। y की कितनी आएगी वैल्यू, 77 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है मुझे 50 और 77, ये रहा, एक ही दिख रहा है। बढ़िया लगा क्वेश्चन, मज़ा आ गया। और देखते हैं, इन द गिवन फिगर इफ ओ सी डी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ओ डी एंड ओ सी आर इक्वल। अच्छा, ओ डी और ओ सी आपस में इक्वल हैं। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ओ सी डी। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसको एक बार कॉपी में बना लेते हैं, है ना। हाँ तो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ट्राइंगल ओ सी डी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती है ना। तो कह रखा है इसमें क्वेश्चन में ओ सी और ओ डी आपस में इक्वल है। और एक प्रॉपर्टी और होती है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल की, सुनना, अगर ये ट्राइंगल आपस में अगर ये ट्राइंगल ए बी सी मान लो आइसोसेलेस है तो इसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, और इस साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ये आप ट्राइंगल्स में पढ़ोगे आगे, लेकिन हम यही समझ लेते हैं। जैसे इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो आंसर है ये वाला। और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो आंसर है सर ये वाला। तो सर अगर ये वाली साइड्स इक्वल हैं तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, बिल्कुल। यही आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन है कि अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनकी साइड्स के जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो कहने का मतलब है ये वाले दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टी समझ में आई अच्छे से आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ओके, अब आ जाओ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है AOB, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से दो लाइन पास हो रही हैं, अभी मैं ट्रायंगल को ना देखूँ, एक AB स्ट्रेट लाइन देखूँ और इस पॉइंट से दो लाइन पास हो रही हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, है ना, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे x + 40 डिग्री प्लस x प्लस x प्लस 20 डिग्री, ये तीनों एंगल्स मैंने ऐड कर दिए जिनका सम होगा 180 डिग्री। रीज़न, स्ट्रेट लाइन है ना। तो x प्लस x प्लस x 3x, 4 और 2 6, 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ये हो गया 120 डिग्री और x की वैल्यू हो गई 3 4 12, 40 डिग्री, है ना। 60 को इधर ले गया मैं, तो 180 माइनस 60, अगर नहीं समझ में आए तो देख लो, है ना। 3x इक्वल टू 120 डिग्री एंड x इक्वल टू 120 अपॉन 3, 3 4 12, 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब x की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। हमें एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, और इनके ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन भी गिवन है ना। तो एक काम करते हैं, इन एंगल को मैं एक नाम दे दे रहा हूँ, इनको मैं अपनी तरफ से एक नाम दे रहा हूँ A, ये भी A हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल
OCD है ना, एंगल जिसमें OC इक्वल टू OD है, तो हम कह देंगे कि एंगल OCD भी आपस में किसके इक्वल होगा, एंगल ODC के, है ना। रीज़न, एक छोटा सा रीज़न ये लिखेंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या प्रूफ करोगे बाकायदा ट्रायंगल्स चैप्टर में, है ना, लेकिन उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो हम समझ लेते हैं, और क्लास 7th में भी हमने समझा है ये अच्छे से। तो अब ये क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, है ना। क्या लगा देते हैं इस ट्रायंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सुनना, इन ट्रायंगल OCD एक एंगल है 40 डिग्री और दूसरा A, तीसरा भी A, इन दोनों को मैंने A माना क्योंकि, हाँ बेटे, तो मैंने एक ट्रायंगल लिया OCD, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। क्लास 7th में सबने पढ़ी होगी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है तो इनकी अपोजिट एंगल्स भी, मतलब जो साइड्स आपस में इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये हमने यहाँ पे अच्छे से समझा। तो A + A 2A और 180 - 40, देन 2A = 140 एंड A की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 70 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल OCD की क्या वैल्यू हो जाएगी, 70 डिग्री। यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसको अच्छे से समझना। तो 16 में कहीं 70 दिख रहा है हमें, हाँ दिख तो रहा है, ये रहा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन। 17 पे आ जाओ। 17 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, y की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो हम आराम से सॉल्व कर देंगे, क्यों, देखो ध्यान से, और जूम कर देता हूँ मैं। देखो ये लाइन है जैसे FC और AD, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर मैं BE को स्ट्रेट लाइन मानकर तीनों को ऐड करके y की वैल्यू निकाल लूँगा। आप कहोगे सर करके दिखाओ, समझ में नहीं आ रहा है, चलो करके दिखते हैं। तो ध्यान देंगे सब यहाँ पे, देखो अभी मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, एक लाइन मैंने ली AD और दूसरी लाइन ली मैंने FC, यहाँ C, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं दूसरे को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर 5y है तो ये भी 5y होगा, ये O पॉइंट पर मीट कर रही हैं, O पर, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं O। अब डायग्राम पूरा बनाता हूँ मैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी, है ना, BE, ये एक लाइन जा रही है, और ये वाला जो एंगल है बेटा, ये है क्वेश्चन में 3y गिवन, और ये गिवन है हमारा कितना, y, है ना। ये एंगल आपस में इक्वल क्यों हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। तो अब देखो BE अगर स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, नहीं होगा, ये तो बहुत आसान हो गया सर। तो 3y + 5y + y = 180 डिग्री, रीज़न स्ट्रेट लाइन, तो 5 दिन 8 और 1 9, तो y = कितना हो गया, 20 डिग्री। ये तो बहुत आसान हो गया, y की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। कहाँ दिख रही है मुझे 20 डिग्री, इसमें ये रहा। क्लियर। इस तरीके से मैंने y की वैल्यू फाइंड कर लिया। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, सारे एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से हमने ये 17 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करे, ठीक है। अब इसके बाद एक कुछ हॉट्स क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं।
बेटा इसको समझने से पहले मैं आपसे दोबारा ये कहूँगा कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एंगल्स का जो लिंक डाले हैं, एंगल्स का एक लिंक डाला है, आप वहाँ पर जाएं और पहले एंगल्स को अच्छे से समझें, ठीक है, सारे एंगल्स के कंसेप्ट, फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को करें, ठीक है। डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को करोगे तो बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले कंसेप्ट क्लियर करो अपना, उसके बाद आओ, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अच्छा, कहने का मतलब क्या है इसका, जैसे ये है, एक ये लाइन है ए बी, ठीक है, यहाँ से जो एक लाइन गई मान लो इस पॉइंट से सी से डी, ठीक है, यहाँ जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल 1 और एंगल 2, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को लीनियर पेयर, है ना। तो क्या मैं इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो यही ये पूछ रहा है कि एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, वो एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं वो कौन से एंगल कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री पी मतलब इस कॉलम में मुझे सप्लीमेंट्री दिख रहा है कहीं पे, हाँ 2 जगह दिख रहा है। अभी और देखते हैं आगे, बी को अभी रोक लो, ए हुआ, सी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर जो होता है, अभी आप पढ़ोगे आगे, है ना। तो इसके चारों एंगल्स का जो सम होता है ना बेटा, वो 360 डिग्री होता है। चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री मुझे कहीं दिख रहा है आर में, हाँ ये एक जगह ये दिख रहा है, एक जगह ये दिख रहा है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री मेरा एक फिक्स है और 360, इसका मतलब आंसर मेरा ए हो गया। पर क्यू की वैल्यू 135 आ रही है। ये कंसेप्ट और समझ लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। ये कह रहा है द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, उसका मेजर कितना होगा। पहले तो आपको क्वेश्चन ही समझना है, सबसे बड़ी चीज़, उसके बाद हम उस पे आएंगे, सॉल्यूशन पे आएंगे। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जल्दी से। बना लिया? मान लो राइट एंगल है ए बी सी पर, ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये वाले बाकी के 2 एंगल्स जो होंगे ये डेफिनेटली इनका सम 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 90 होता है। तो अगर ये अकेला 90 है तो इनके एंगल्स, इन 2 एंगल्स का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री होगा नहीं होगा? अब ये क्या कह रहा है कि, और सुनो, ये दोनों एंगल्स जो होंगे ये एक्यूट एंगल्स होंगे, मतलब 0 से बड़े और 90 से छोटे होंगे। 90 कोई एंगल नहीं होगा क्योंकि ये अकेला है। अगर ये 90 हो गया तो फिर पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी ज्योमेट्री की। तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। अब इनका जो बाइसेक्टर्स है, जैसे मैंने इस एंगल का एक बाइसेक्टर बनाया, बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो इन दोनों एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, ठीक है। ऐसे ये एक बाइसेक्टर ये आया यहाँ से, और ये दोनों मिल रहे हैं किसी पॉइंट ओ पर। तो यही ये कह रहा है द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ 2 एक्यूट एंगल, ये एंगल जो कि इन बाइसेक्टर्स की मदद से बन रहा है, इसका मेजरमेंट कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो हालांकि इसका आंसर 135 डिग्री होता है, लेकिन कैसे, हाउ,
इसका प्रूफ है, एक छोटा सा प्रूफ समझेंगे, सब ध्यान से समझना बेटा। सुनो, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी, जिसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक है, क्लास 7th में सबने पढ़ा ये वाली बात, छोटे बच्चों वाली बातें हो गई। तो आप कहोगे सर एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल सी पता नहीं कितना है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 यहाँ चला गया, माइनस हो गया, है ना। ये हो गई मेरी फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब सुनना ध्यान से, देखो बेटा, AO क्या है? AO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना। इस AO ने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एंगल एक है, ये एंगल एक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये अब सही है ना। ये A B C, अगर ये AO इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है ना। तो 2 इक्वल पार्ट्स में अगर बांट रहा है तो मैंने कह दी एंगल 1 और एंगल 2 में बांट रहा होगा, है ना। एंगल 1 और एंगल 2 में बांट रहा होगा। ऐसे ही ये CO जो एंगल बाइसेक्टर है, ये इस एंगल C को एंगल 3 और एंगल 4 में बांट रहा होगा, है ना। ऐसे CO इस एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। बात समझ में आ रही है? बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना, है ना। तो बेटा मैं एक बात बताऊं, मैं यहाँ से एक चीज़ कह सकता हूँ, वो क्या सर, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। बिल्कुल बराबर है, दोनों आपस में बराबर ही तो हैं, क्योंकि ये AO बाइसेक्टर है इस एंगल का। एंड एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। बिल्कुल है सर, क्योंकि CO बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, है ना। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज़ कह सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ, कि AO कि बेटा एंगल OAC, ये वाला एंगल OAC, ये वाला एंगल, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एंगल 2, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो एंगल 2 को मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल A। एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास एक ये पेन है, ठीक है, मैं अगर इसको ठीक बीच में से काट दूँ तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, बट जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो उसको, दूसरी लैंग्वेज में आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सर ये जो आधा हिस्सा है ना, ये इस पूरे, ये जो आपने आधा हिस्सा काटा है, ये इस पूरे पेन का हाफ है, ऐसी तो कहोगे, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया है पेन, तो ये आधा हिस्सा इस पूरे पेन का आधा पार्ट है। सेम एज ये आधा हिस्सा इस पूरे पेन का ये भी आधा पार्ट है। सिमिलरली अगर ये एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया है तो मैं कह सकता हूँ एंगल 2 जो है इस पूरे एंगल का आधा हिस्सा है, आधा पार्ट है। ये तो मैंने लिखा है, इसको A मान लो। सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 3 जो है वो हाफ है एंगल C का। हाँ या ना? मुझे बस ये जवाब बता देना, हाँ या ना। ठीक है, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, अब मैं एक काम करूँ, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा? AOC। मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ प्यारे बच्चों। एंगल 2 प्लस एंगल AOC जो मुझे निकालना है प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल 2 की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ एंगल A, एंगल AOC, और एंगल 3 की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक डाइजेस्ट हुआ अच्छे से? ये सबसे बड़ी चीज़ है हाफ के प्रोसेस को समझना, है ना। अब मैं इन दोनों को ज़रा कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना बेटा यहाँ पर।
ध्यान देना बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल सी को कंबाइन करके लिख ले रहा हूँ और एंगल ए और सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैं इन दोनों में से हाफ कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो? ठीक है, अब आप एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो, ये रही 90 डिग्री, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो इसको ऊपर कर दे, यहीं करते हैं इसको, प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये कट गया 45 बार। तो सुनना ध्यान से, अब इसको यहीं कर देते हैं ऊपर वाले स्टेप में कि 45 डिग्री प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 135 डिग्री माइनस करके, जब ये 45 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए इस वाले एंगल की क्या वैल्यू आएगी, है ना। ये प्रूफ क्लियर हुआ सबको अच्छे से? एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ए ओ सी, जिसमें एंगल 2 प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। एंगल 2 की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल 3 की वैल्यू है हाफ ऑफ एंगल सी, और एंगल ए ओ सी मुझे निकालना है। फिर मैंने अगले स्टेप में क्या करा, मैंने इसको प्यारे बच्चों कंबाइंड करके लिख दिया यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, साथ करके लिख दिया, प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर मैंने दोनों में से दिख रहा है मुझे हाफ बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब मैंने कॉमन लिया, ये वाली स्टेटमेंट आई। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ ये दिखी कि एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री है, जो मैं पहले से निकाल चुका हूँ। यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 से काट दिया, काटने के बाद मुझे ये मिला। यहाँ से मैं 45 को इधर ले आया और मुझे एंगल ए और सी की वैल्यू मिल गई 135 डिग्री। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, एक अच्छा वाला प्रूफ है। इस प्रूफ को बेटा अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में भी ये प्रूफ मिले, स्कूल के एग्ज़ाम में, एकेडमिक्स में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 19 पर। यूज़ द गिवन फिगर। अच्छा, ये फिगर दे रखा है, ठीक है बेटा। ये फिगर आप तभी समझ पाओगे अच्छे से जब आपने मेरा वो एंगल्स का वीडियो अच्छे से समझा होगा। रिलेशन बताना है हमें इसमें, बस सुनना ध्यान से। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे इसमें, एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्या इसमें कहीं दिख रहा है एंगल 2 एंगल 6? नहीं। एंगल 3 एंगल 7 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं बेटा जिनकी पोजीशन सेम होती है, मतलब जो एक तरीके से बन रहे होते हैं। जैसे ये एंगल 2 ऊपर से लेफ़्ट साइड में बन रहा है, तो यहाँ देखो इस लाइन पर ऊपर से लेफ़्ट साइड पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो 6, इसीलिए एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है। उसी को तो करेस्पॉन्डिंग बोला जाता है। एक बार इसको कॉन्सेप्ट को समझना लिंक की हेल्प से। तो देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल इस चारों में से कहाँ मैच कर रहे हैं। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, ठीक है, मतलब P का तो 3 हो गया। कहीं दिख रहा है P का 3? यहाँ B और C में दिख रहा है। चलो और देखते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। यहाँ ऑप्शन में है, ये रहा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। तो Q का 4 और P का 3। चलो आंसर तो मुझे मिल गया, लेकिन और समझ लेते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन गए। तो ये रहा, ये मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। और फोर्थ को मैंने थर्ड से, P को मैंने 3 से ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही इंटीरियर एंगल्स को ज्वाइन कर दो आप,
बचे को इंटीरियर एंगल, वो तो सब जानते ही हैं, क्वेश्चन हमने करे हैं को इंटीरियर के बहुत अच्छे से। एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री, ये रहा को इंटीरियर एंगल, ये रहा एस का 2, तो इसका आंसर डी हो गया। बेटा मैं दोबारा ये कहूँगा कि एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, ठीक है, एंगल्स के कॉन्सेप्ट को। यहाँ तो हमने फाइंड करा है, अब ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अच्छा, इस 4 स्टेटमेंट दे रखे, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इफ़ 2 एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर देन ईच ऑफ दिस एंगल इज ऑफ मेजर इज 90 डिग्री। अच्छा, अगर कोई एंगल लीनियर पेयर बनाता है तो उनका सम कितना होता है ज़रा बताना। इन एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये के लिए तो 90 डिग्री कह रहे हैं साहब, तो ये गलत हो गया, 90 डिग्री थोड़ी नहीं होता है ना। एक बात बताओ, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है? मतलब क्या ये दोनों एंगल 90 के हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं सर, ये दोनों राइट एंगल हो सकते हैं, हो सकते हैं, है ना, दिमाग लगा रहे हैं हम अपना। अगला, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। मतलब जो ये दोनों लीनियर पेयर, मतलब जो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा है, क्या ये दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे, मतलब 90 से कम होंगे? तो आंसर है नो। अगर दोनों के दोनों 90 से कम हो गए तो भैया 180, इनका सम 180 से कम ही बनेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक 90 से कम लूँ 85 ले लूँ, और एक 90 से कम लूँ मान लो 80 ले लूँ, तो इनका सम तो 165 बना, जो कि 180 है ही नहीं है, तो एक्यूट नहीं हो सकते, दोनों एक्यूट नहीं हो सकते। हाँ ये हो सकता है एक एक्यूट हो और एक ऑब्ट्यूस हो, मतलब एक 180 से बड़ा हो, वो सॉरी एक 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, और एक एक्यूट हो तो चलेगा, लेकिन यही तो नहीं है। बोथ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर भी ऑब्ट्यूस ना, दोनों ऑब्ट्यूस भी नहीं हो सकते, मतलब ये दोनों एंगल्स 90 से बड़े नहीं हो सकते। अगर 90 से बड़े मान लो मैंने 91 ले लो और ये 92 ले लो, तो 183 हो गया इनका सम। परिस्थिति ख़राब हो गई भाई हमारी, तो इसीलिए ये कंडीशन भी नहीं है। अब बचा यही आंसर होगा मेरा। क्या कह रहा है ये, बाइसेक्टर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर फॉर्म अ राइट एंगल। हाँ ये हो सकता है कि भाई अगर मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, मान लो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर कोई ये वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल एंगल्स में बांट रही है, तो ये कह रहा है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री ही होगा, जो मैंने शुरू में बताया था। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो बेटा ये थे आपके लाइंस एंड एंगल्स के मैथ्स ओलंपियाड के सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छे लगे, मज़ा आ गया, और आई थिंक आप सबको भी अच्छे से इसके सॉल्यूशंस क्लियर हुए होंगे। एंड बेटा अगर आपको सीरियसली अच्छे लगे ये सॉल्यूशन तो इसको, इस चैनल को और आगे शेयर करो, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके चैप्टर 7, चैप्टर 8 सब चैप्टर्स के सॉल्यूशन इसी तरीके से पार्ट्स में बनाऊंगा आप सबके लिए, ठीक है। और अगर अच्छे लगे हो तो बेटा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर कंटेंट तैयार करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में।